हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके अपने चैनल डेली स्टडी हिंट्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। तो हम इसको आज बेसिक से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं शीत युद्ध किसे कहते हैं। शीत युद्ध, बेसिकली शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं होता है, यह एक प्रकार की स्थिति है, ठीक है, जिसमें युद्ध होने की संभावना होती है। ठीक है, युद्ध होने की संभावना होती है और जो जो वातावरण है वो तनावपूर्ण होता है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि शीत युद्ध कोई युद्ध नहीं है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें युद्ध होने की पूरी संभावना होती है पर युद्ध नहीं होता है, एक तनावपूर्ण वातावरण का निर्माण होता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो महाशक्तियां उभर कर आई, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, जिनके बीच एक लंबे समय तक तनाव चलता रहा। इसी तनाव को दर्शाने के लिए हम शीत युद्ध शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शीत युद्ध दो गुटों के बीच चल रहा था। पहला क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको यूएसए कहते हैं। ठीक है, यूएसए। और दूसरा कौन है? दूसरा है सोवियत संघ, जिसको हम यूएसएसआर कहते हैं। चलिए इसका फुल फॉर्म भी समझ लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। इसका होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जबकि इसका होता है, इसका थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, ये दो गुटों के बीच एक लंबे समय तक तनाव चलता रहा, संघर्ष चलता रहा। ठीक है, तो देखते हैं, बहुत जगह आप देखेंगे ये संयुक्त राज्य अमेरिका को अमेरिका ही बोलते हैं, या यूएसए पूछ सकता है। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसको यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि दो गुटों के बीच एक संघर्ष चलता रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो जो है कि शीत युद्ध का जो कार्यकाल है वो 1945 से 1990 तक माना जाता है। ठीक है, ये शीत युद्ध का ये है कार्यकाल। ठीक है, अब जो है यह एक विचारधारात्मक लड़ाई थी, और देख लेते हैं कि कौन सा गुट किस विचारधारा के तहत अपनी लड़ाई लड़ रहा था। जो अमेरिका है, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका लड़ रहा था पूंजीवाद और लोकतंत्र। मुख्य दो ही लिखते हैं, पूंजीवाद, लोकतंत्र, और ये उदारवाद के साथ भी लड़ रहा था, लेकिन दो ही लिखते हैं। और सोवियत संघ को देख लेते हैं। सोवियत संघ था समाजवाद और साम्यवाद। ठीक है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका था वो पूंजीवाद और लोकतंत्र के विचारधारा के साथ लड़ रहा था। सोवियत संघ समाजवाद और साम्यवाद के साथ लड़ रहा था। इसका मतलब यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कहना था कि पूंजीवाद और लोकतंत्र अच्छी चीज है, इसे अपनाने से पूरे विश्व का विकास तेजी से हो सकता है, इसलिए पूरे विश्व में पूंजीवाद को अपनाना चाहिए। जबकि सोवियत संघ का कहना था कि समाजवाद सबसे अच्छी चीज है, इसे ही पूरी देश में, पूरी दुनिया में लागू करना चाहिए ताकि सभी का विकास हो सके। तो हम लोग ये चीज भी जानेंगे कि पूंजीवाद क्या है, और लोकतंत्र तो पता ही होगा, थोड़ा समाजवाद और पूंजीवाद के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं समाजवाद। अंग्रेजी में इसको सोशलिज्म बोलते हैं।
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पूंजीवाद को भी देख लेंगे। समाजवाद का मतलब होता है कि जब उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण किसी किसी व्यक्ति विशेष के बजाय पूरे समाज पर हो, समाज का हो, ठीक है, तो उसे हम समाजवाद कहेंगे। यानी इसका सीधा सीधा मतलब है कि किसी उत्पादन, ये एक ऐसी आर्थिक स्थिति है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जो नियंत्रण होता है वो स्वामित्व होता है। चलिए इसको स्वामित्व में समझ लेते हैं। स्वामित्व होता है वो पूरे समाज के हाथों में होता है, ठीक है। और इसमें है पूंजीवाद में कि उत्पादन के सभी साधनों पर नियंत्रण किसका होता है, किसी व्यक्ति विशेष का होता है, किसी व्यक्ति विशेष के हाथों में, विशेष के हाथों में उत्पादन के सभी साधनों का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो यही ये है, हम सिर्फ डिटेल में शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोग डिटेल में लिख सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के बजाय पूरे समाज के हाथों में होता है, सरकार के हाथों में होता है। जबकि पूंजीवाद में ऐसा नहीं होता है, इसमें उत्पादन के सभी साधनों का जो नियंत्रण है वो स्वामित्व है किसी विशेष व्यक्ति विशेष के हाथों में होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा समाजवाद और पूंजीवाद। अब आगे चलते हैं हम लोग, और आगे चलते हैं तो हमारे बुक का जो पहला टॉपिक है वो है क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट। तो हमारा पहला टॉपिक है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है, ठीक है, और जो अमेरिका का पड़ोसी है। लेकिन जो क्यूबा की दोस्ती थी वो सोवियत संघ के साथ थी, यानी कि सोवियत संघ क्यूबा को हर संभव हथियार और आर्थिक सहायता करता था। तो सोवियत संघ को यह चिंता थी कि अमेरिका है वो साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और वहां के जो शासक हैं फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट कर देगा, ठीक है। तो यही डर था। तो क्या हुआ कि 1900, ठीक है, जो क्यूबा पर वहां के एक सोवियत संघ के नेता थे, निकिता क्रूश्चेव नाम था उनका, नाम याद रखिएगा। निकिता क्रूश्चेव ने क्या है कि अमेरिका से चोरी छुपे क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी, परमाणु मिसाइलों को तैनात कर दी अमेरिका से चोरी छुपे। और जब परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी तो अमेरिका के मुख्य भूभाग के 2 गुने से अधिक क्षेत्रों पर आसानी से आक्रमण किया जा सकता था वहां से। तो क्या हुआ कि अमेरिका को यह बात की भनक कि क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात है पूरे 3 हफ्ते बाद पता चला। तो 3 हफ्ते बाद पता चला तो अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे किए ताकि सोवियत जहाजों को रोका जा सके। यही एक बहुत बड़ा संकट हो गया था जिससे परमाणु युद्ध का खतरा भी हो गया था। लेकिन जब जॉन एफ कैनेडी ने अपनी जंगी बेड़ों को आगे किए तो सोवियत संघ ने भी अपनी परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इसे ही क्यूबा मिसाइल संकट कहते हैं, ठीक है। अगर आपको लिखना हो तो आसानी से लिख सकते हैं। क्यूबा उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो अमेरिका का पड़ोसी था और क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रूश्चेव ने अमेरिका से चोरी छुपे क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी जिससे अमेरिका के मुख्य भूभाग के 2 गुने से अधिक क्षेत्रों पर हमला किया जा सकता था, जिससे पूरे युद्ध में परमाणु युद्ध का खतरा फैल गया। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, उन्होंने अपने जंगी बेड़ों को आगे किए ताकि जो सोवियत संघ की जहाज हैं उससे को रोका जा सके। इसको ये कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। अगर आप बुक खोलेंगे तो आपका सबसे पहला टॉपिक ही यही होगा, क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा विश्व युद्ध के बारे में भी बात कर लेते हैं।
हल्का सा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है हमारा विश्व युद्ध से। तो पहले प्रथम विश्व युद्ध का ही बात कर लेते हैं, सिर्फ ये छोटा सा है। देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। 1914 से लेके 1918 तक हमारा प्रथम विश्व युद्ध चला था, ठीक है। अब द्वितीय विश्व युद्ध को देख लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, सॉरी विश्व युद्ध गलत लिख रहे हैं, सुधारते हैं, विश्व युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से लेके 1945 तक चला था, और इसमें मुख्य रूप से दो गुट थे, ठीक है। इसमें दो गुट थे। पहला गुट था हमारा मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। इन देशों के नाम आपको याद ही करने होंगे, धुरी राष्ट्र, ठीक है। तो मित्र राष्ट्र का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे? अमेरिका था, फ्रांस था, फिर ब्रिटेन था, और सोवियत संघ भी हमारा मित्र राष्ट्र में शामिल था, मित्र राष्ट्र के साथ था, ठीक है। दूसरा है धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में हमारे जर्मनी थे, ठीक है। फिर जर्मनी था, फिर हमारा जापान था, जर्मनी जापान थे, और हमारा इटली। ये मुख्य रूप से ये अगुआ कर रहे थे, ये अगुवाई देश थे, ठीक है। अब देखते हैं इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध में, ये आपका टॉपिक अच्छा, अगस्त 1945 को जापान के दो शहर कौन कौन सा, नाम क्या उनका? हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, ठीक है। ये आपको ये वाला लाइन आपको याद रखना पड़ेगा कि पूछेगा आपको सीधा सीधा कि अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर कब परमाणु बम गिराया, तो आपको बताना पड़ेगा कि अगस्त 1945 को जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, जिसके कारण जो जापान है इसको आत्मसमर्पण करना पड़ा था, ठीक है। ये हमारा टॉपिक था, ये हो गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, आगे का टॉपिक। अब हमारा अगला टॉपिक है कि छोटे देश महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ना चाहते थे, यानी क्यों उनके साथ जाना चाहते थे, ठीक है। छोटे देश महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ना चाहते थे, इस तरह के आपको दो तरह के प्रश्न बनते हैं, ठीक है। एक छोटे देश महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ना चाहते थे, और एक है कि महाशक्तियां छोटे और कमजोर देशों को अपने गुट में क्यों मिलाना चाहते थे। तो ये दो क्वेश्चन है, पर आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें है छोटे देश महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ना चाहते थे, या उनके साथ मित्र क्यों बनना चाहते थे, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा। तो क्या है कि जो छोटे देश है वो इसलिए जुड़ना चाहते थे क्योंकि अगर छोटे देश महाशक्तियों के साथ जुड़ जाते तो उनको सुरक्षा मिल जाता, ठीक है। सुरक्षा का वायदा मिल जाता, ठीक है। दूसरा है क्या कि आर्थिक सहायता मिलता, ठीक है, क्योंकि महाशक्ति है उसके पास तो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी है, आर्थिक सहायता भी मिल सकता था, ठीक है। उनसे छोटे देशों को क्या हथियार भी मिल सकते थे, ठीक है। तो इसका टॉपिक है कि छोटे देश महाशक्तियों के साथ क्यों जुड़ना चाहते थे। तो आप लिख सकते हैं कि छोटे देश महाशक्तियों के साथ निम्न कारणों से जुड़ना चाहते थे, क्योंकि सुरक्षा का वायदा मिलता था उनको, ठीक है, आर्थिक सहायता मिलती थी, आर्थिक और वित्तीय सहायता, ठीक है, और हथियार भी मिल जाते थे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि शीत युद्ध के दौरान जो दुनिया है वो दो गुटों में बट गई, मतलब दो खेमों में बट गई, ठीक है, दो खेमों में बट गई, ठीक है। तो क्या है कि
पश्चिमी यूरोप के देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, अमेरिका का पक्ष लिया, अमेरिका का पक्ष लिया, इसलिए ये क्या कहलाए, ये पश्चिमी गुट कहलाए। ठीक है, आप लिख सकते हैं ये क्या कहलाए, पश्चिमी गुट कहलाए, पश्चिमी खेमा कहलाए, ये भी कह सकते हैं आप। और क्या है कि पूर्वी यूरोप के देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो किनके पक्ष लिए, सोवियत संघ के। वो पूर्वी क्या कहलाए, पूर्वी खेमा कहलाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुटबाजी शुरू हो रहा है, दो खेमा बट गया पूरा देश। पश्चिमी यूरोप के देशों ने, पश्चिमी यूरोप और अमेरिकी देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया। ठीक है, तो ये पश्चिमी खेमा कहलाया, और पूर्वी यूरोप के देशों ने सोवियत संघ का पक्ष लिया। ठीक है, तो ये पूर्वी खेमा कहलाया। ठीक है, ये पूर्वी खेमा कहलाया। तो अब दो खेमों के बारे में आप हम लोग समझ गए। अब बात करते हैं नाटो के बारे में। नाटो एक बहुत अच्छा टॉपिक है हमारे लिए, नाटो। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद नाटो का फुल फॉर्म भी देख लेंगे। नाटो क्या है कि पश्चिमी गठबंधन ने समय को, तो जो पश्चिमी गठबंधन है वो समय को एक संगठन का रूप देना चाहा। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने नाटो की स्थापना की। तो देख लेते हैं नाटो का फुल फॉर्म। नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ORG लिख के छोड़ दे रहे हैं। इसका हिंदी क्या होता है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था, अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये नाटो घोषणा करती है कि नाटो में शामिल किसी भी देश पर आक्रमण होगा तो उसे पूरे संगठन पर हमला समझा जाएगा। ठीक है, यानी कि नाटो में शामिल किसी भी एक देश पर अगर हमला होगा या आक्रमण होगा तो नाटो में शामिल हर देश संगठन पर पूरा हमला समझा जाएगा, और हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, और जो नाटो में शामिल है वो हर देश एक दूसरे की मदद करेंगे। ठीक है, तो ये नाटो का नेतृत्व कौन करता है, अमेरिका करता है। ठीक है, और अमेरिका ने ही नाटो की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नाटो के बारे में जान गए। ठीक है, और नाटो का नेतृत्व कौन कर रहा था, अमेरिका। अब एक संगठन जो बनाया वो सोवियत संघ भी बनाया था, उसका नाम था वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, वार्सा पैक्ट या वार्सा संधि। ठीक है, और ये ना पूर्वी गठबंधन, आप इसको पूर्वी गठबंधन भी बोल सकते हैं, पूर्वी गठबंधन था, और इसकी जो स्थापना थी वो 1955 में हुई थी। और इसका जो काम था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना था। ठीक है, लिख सकते हैं नाटो में शामिल देशों का, नाटो का मुकाबला सीधे लिखते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, नाटो का मुकाबला करना था, यानी नाटो में शामिल जितने देश थे उनका मुकाबला करना था। और जो इसका जो ये अगुआ था वो कौन था, USSR था, मतलब सोवियत संघ था। ठीक है,
यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, हम आगे ही बता चुके हैं इस बात को, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये जो हमारा सियाटो है, ठीक है, इसको बोल सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। और जो दूसरा है हमारा सेंटो, क्या बोल सकते हैं इसको, सेंट्रल, देखिए सेन है ना, तो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। तो जो है कि ये जो है ये किसकी ये है, ये अमेरिका का संगठन है, ठीक है, इसका जो नेतृत्व है वो अमेरिका कर रहा था। और तो क्या हुआ, एक नाटो, फिर सियाटो और सेंटो, ये तीनों जो संगठन है, इसका निर्माण कौन और इसकी स्थापना किसने किया, अमेरिका ने किया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ दोस्ती क्यों चाहते थे, यानी मित्र वाले संबंध क्यों चाहते थे महाशक्तियां छोटे देशों के साथ। तो आप लिख सकते हैं कि महाशक्तियां निम्न कारणों से छोटे देशों के साथ दोस्ती वाले और मित्र वाले संबंध बनाना चाहते थे। पहला है कि महत्वपूर्ण संसाधन, ठीक है, संसाधन नहीं लिख पा रहे थे इसे, संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन चाहते थे, जैसे कि खनिज और तेल, ठीक है। महाशक्तियों को छोटे देशों के साथ दोस्ती करने से छोटे देशों से उनको क्या मिल सकता था, खनिज और तेल मिल सकता था। दूसरा क्या है हमारा, भू क्षेत्र मिल सकता था, ठीक है, भू क्षेत्र यानी कि कुछ जगह मिल सकती थी जिससे महाशक्तियां अपनी क्या बोलते हैं सेना और हथियार का संचालन कर सकती थी महाशक्तियां। छोटे देशों से उनको भू क्षेत्र मिलता जहां से वह सेना और अपने हथियार का अच्छे से संचालन कर सकती थी। और तीसरा क्या है कि सैनिक ठिकाने, ठीक है। तो आप पूछेंगे कि सैनिक ठिकाने से क्या होगा, तो सैनिक ठिकाने से क्या होता है कि जो महाशक्तियां हैं वो जासूसी कर सकते थे अपने दुश्मन गुट का, ठीक है, अपनी जो विरोधी गुट है उसकी जासूसी कर सकते थे सैनिक ठिकानों से। और चौथा है कि आर्थिक वहन, जो देखिए महाशक्ति है तो उसको बहुत तरह की खर्चे होते हैं, ठीक है, तो महाशक्तियां छोटे देशों से आर्थिक सहायता ले सकते थे, ठीक है, आर्थिक सहायता ले सकते थे महाशक्तियां। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है हमारा, क्या है, गुट निरपेक्षता, ठीक है, गुट निरपेक्षता को पढ़ेंगे, इसको NAM भी बोलते हैं, ठीक। तो आप लोगों को फुल फॉर्म बता देते हैं NAM का, ठीक है, नाम का। N से होता है हमारा नॉन, A से होता है अलायंस और M से होता है मूवमेंट, ठीक है। तो NAM का मतलब होता है नॉन अलायंस मूवमेंट। तो समझते हैं गुट निरपेक्षता क्या है। गुट निरपेक्षता मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति, ठीक है, किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति को हम क्या कहते हैं, गुट निरपेक्षता कहते हैं, ठीक है। तो जब शीत युद्ध हो रहा था तो बहुत से एशियाई और अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए, ठीक है, और दोनों गुट इन नव स्वतंत्र देशों को अपने गुट में शामिल करना चाहते थे। तो इन देशों को अपनी स्वतंत्रता के साथ ही अपनी स्वतंत्रता छीन जाने का खतरा उत्पन्न हुआ, इसलिए इन देशों ने क्या है कि एक गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, एक तीसरे तरह की नीति अपनाई जिसमें वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होते थे, ठीक है, और विभिन्न गुटों से अलग रहकर वो विश्व शांति के लिए कार्य करते थे, ठीक है, विश्व शांति के लिए कार्य करते थे, ठीक है। और जो है क्या, विश्व शांति के लिए कार्य करते थे और एक स्वतंत्र विदेश नीति,
एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते थे, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते थे। ठीक है, तो किसी भी गुट में शामिल न होने की नीति को हम गुटनिरपेक्षता कहते हैं। ये विश्व शांति के लिए, विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, और जो है ये एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं, एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। चलिए, अब ये गुटनिरपेक्ष हम लोग समझ गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं पंडित नेहरू, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे 5 नेताओं का योगदान है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपसे पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले देखते हैं नेता। ठीक है, वो नेता का क्या नाम है, और देश यानी वो किस देश के थे। तो भारत से कौन थे, पंडित नेहरू। ठीक है, फिर एक थे जोसेफ ब्रोज टीटो शायद नाम था उनका, जोसेफ ब्रोज टीटो। एक का नाम था मुस्तफा गमाल पाशा, सॉरी मुस्तफा गमाल अब्दुल नासिर नाम था उनका। नासिर। ठीक है, फिर एक का नाम था, ठीक है, सुकुर्नो नाम था। ठीक है, और एक का नाम था वामे एनाक्रुमा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंडित नेहरू कहाँ के थे, भारत के थे, हमारे प्रधानमंत्री थे। जोसेफ टीटो युगोस्लाविया के थे, युगोस्लाविया के शासक थे। और ये जो गमाल अब्दुल नासिर हैं, गमाल अब्दुल नासिर जो हैं वो, ठीक है, मुस्तफा नहीं होगा, गमाल अब्दुल नासिर है, वो मिस्र के थे, इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान दिया था। और सुकुर्ने इंडोनेशिया के थे। ठीक है, इंडोनेशिया के। और जब वामे एनाक्रुमा वो घाना के थे, घाना एक अफ्रीकी देश है। तो ये जो 5 नेता हैं, पंडित नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्दुल नासिर और सुकुर्नो वामे एनाक्रुमा, और इनसे जो संबंधित देश है उनका नाम है यहाँ पे। इनका बहुत बड़ा योगदान था, इनका एक बहुत बड़ा योगदान था हमारे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में। ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। चलिए हम देख लेते हैं कि जो गुटनिरपेक्षता का प्रथम सम्मेलन, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछता है, इनके भी खत्म हो रहा है। गुटनिरपेक्षता का प्रथम जो सम्मेलन है वो कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन है वो कहाँ हुआ, कब हुआ था, 1961 यानी 1961 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में। हो सकता है आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते, बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, गुटनिरपेक्षता का जो पहला सम्मेलन है 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। चलिए, ये हमारा टॉपिक था गुटनिरपेक्षता। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता के बारे में हम लोग जान गए। और हमारा जो बुक है उसमें से और 2 टॉपिक है, और वो टॉपिक है कि पृथकतावाद और अलगाव, पृथकतावाद की नीति। ठीक है, तो पृथकतावाद के बारे में भी हम लोग जान जाते हैं। चलिए, हम लोग गुटनिरपेक्षता के बाद पृथकतावाद और तटस्थता के बारे में भी समझ लेते हैं और इस चैप्टर को दाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पृथकतावाद और तटस्थता के बारे में समझ लेते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो इस प्रकार पूछ सकता है, क्या गुटनिरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद है, क्या तटस्थता का मतलब गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर रहना चाहिए हम लोगों को। तो देख लेते हैं। पृथकतावाद का मतलब है कि अपनी अंतरराष्ट्रीय नीति को, ठीक है, जो हमें अपनी अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति है, अंतरराष्ट्रीय नीति, अपने अंतरराष्ट्रीय नीति को काटकर अलग रखना। ठीक है, जो हम अपने अंतरराष्ट्रीय नीति को पूरी दुनिया से काटकर अगर अलग रखेंगे अपनी विदेश नीति को, तो हमारा क्या कहलाएगा, पृथकतावाद कहलाएगा। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आपको मिलता है, ठीक है, जो 1900 लिख दिए, 1787 में अमेरिका में पहली बार स्वतंत्रता के लिए लड़ाई हुई थी। उसके बाद से प्रथम विश्व युद्ध तक अमेरिका ने अपनी विदेश नीति को बाकी दुनिया से काटकर अलग रखा। अमेरिका ने अपनी जो विदेश नीति थी को अलग रखा, ठीक है।
क्या है कि 1787 में अमेरिका में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत तक अमेरिका ने अपनी विदेश नीति को बाकी दुनिया से काट कर अलग रखा। इसको हम पृथकतावाद बोलेंगे, लेकिन जो गुटनिरपेक्षता है इसमें पृथकतावाद नहीं है। वो लोग अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीति को अलग नहीं रखते हैं, ठीक है, और किसी को कुछ काम के आधार पर उसका समर्थन और विरोध भी करते हैं, पर पृथकतावाद ऐसा नहीं है। अब जान लेते हैं तटस्थता का मतलब। तटस्थता का मतलब होता है कि किसी भी युद्ध में शामिल ना होने की नीति। ठीक है, जो क्या बोलते तटस्थता का मतलब होता है किसी भी युद्ध में शामिल ना होने की नीति, और जबकि गुटनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी गुट में शामिल ना होने की नीति। देखिए, तो ये यानी किसी भी युद्ध में शामिल ना होने की नीति, इसका मतलब होता है किसी भी युद्ध में शामिल ना होने की नीति, ठीक है। और जो तटस्थता के नियम का जो पालन करता है वो युद्ध रोकने के लिए प्रयास नहीं करता है, ठीक है, उसको युद्ध से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो हमारा गुटनिरपेक्षता है वो युद्ध को रोकने के प्रयास भी करता है, ठीक है। तो ये हमारा था तटस्थता और पृथकतावाद, ये हमारा था। तो दोस्तों ये था हमारा पहला चैप्टर, क्या शीत युद्ध का दौर, और आपने होपफुली बहुत अच्छे से देखा। मैंने भी बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगता है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपके उत्तर देने का, और जल्द ही हम लोग इस चैप्टर का जो VBI MCQs टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसको भी लेके आते हैं, और अगले चैप्टर को बहुत विस्तार तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।